हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे अपने चैनल नॉलेज हाउस पर। और मैं हूं आपका दोस्त अनुपम। आप सब देख रहे हैं एसएससी जीडी का लाइव सेशन। तो चलिए दोस्तों, बज चुके हैं रात के 9 और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेशन। जैसा आप सब लोग जान रहे हैं दोस्तों कि हमने केमिस्ट्री की एक क्लास कवर की थी और आज हम जो है वो केमिस्ट्री की दूसरी क्लास करेंगे। ठीक है, आज सेकेंड क्लास है और संभवतः ये केमिस्ट्री की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो इस वजह से आराम से बैठ जाइए इत्मीनान से और इसको कंप्लीट कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज मेरा आप लोगों से एक प्रॉमिस है छोटा सा, और मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरा करने में मेरी मदद करें। आज मैं आपसे चैट नहीं करना चाहता, आज मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैं कल क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आज सिर्फ हम लोग कोर्स कवर करेंगे। ठीक है, तो आज आ जाइए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किस टॉपिक से दोस्तों। तो हमने एसिड, बेस और साल्ट, ये तीन बातें करानी थी, ये तीन बातें हमें बतानी थी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको आपको बताया था लास्ट क्लास में, लेकिन आज हम लोग इसको इंडिविजुअल एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, एसिड क्या होता है। एसिड यानी कि अम्ल, अम्ल यानी कि ऐसी चीज जिसका स्वाद जो है वो खट्टा होता है। ठीक है, यानी जिसका स्वाद जो है वो खट्टा होता है, दैट इज कॉल्ड एसिड। अब इसके बाद इसके अलावा और कौन सी चीज आती है। दूसरी इसकी क्वालिटी है कि एसिड कैसे पता होगा, कि जो बेस के साथ क्रिया करे और साल्ट बनाए, यानी व्हेन इट रिएक्ट्स विथ बेस इट प्रोड्यूस साल्ट। यानी कि जब अम्ल जो है वो क्षार के साथ क्रिया करता है तो वहां पर साल्ट बनता है, लवण बनता है। ठीक है दोस्तों, तो दो क्वालिटी हो गई। तीसरी एक और चीज आती है लिटमस टेस्ट। लिटमस एक प्रकार का पेपर होता है और लिटमस टेस्ट में अगर हम बात करें तो जब भी किसी एसिड का हम लिटमस टेस्ट कराते हैं तो वो रेड लिटमस को क्या नाम है, सॉरी नीले लिटमस को वो लाल कर देते हैं। यानी नीले लिटमस पेपर को लाल करने वाला जो हो वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। अब देखिए तीन चीजें हो गई। क्या करता है ये, कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड करने वाले जो विलयन होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं, उनको हम एसिडिक सॉल्यूशन या एसिड के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन से आपके साथ, तो बहुत सारे एसिड होते हैं। सिरका में आपने एसिटिक एसिड देखा है, इसके अलावा संतरे में, अंगूर में, हर चीज में, सेब में, दूध में, हर जगह आपको एसिड अलग अलग प्रकार के मिलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेसिस की। ठीक है, तो एसिड समझ में आ गया ना। थम्स अप करते रहना, मैं देख रहा हूं सभी के कमेंट्स, बस आज मैं पढ़ूंगा नहीं किसी का कमेंट। ठीक है, चलिए ओके। तो अब बात करते हैं दोस्तों बेस की। बेस क्या होते हैं, बेस जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्षार, और क्षार जिसका मतलब होता है स्वाद, इनका जो होता है वो कसैला होता है। इनका स्वाद क्या होता है दोस्तों, इनका स्वाद होता है कसैला। ठीक है, देखो बच्चा सिलेबस थोड़ा सा पीछे हो गया है, इस वजह से मैं चाहता हूं कि आज बातें कम और काम ज्यादा हो। ठीक है तो दोस्तों, तो आ जाइए। क्षार को हम क्या बोलते हैं, वो चीज जब ये एसिड के साथ चेंज कर देंगे, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ एसिड इट प्रोड्यूसेस साल्ट, यानी ये साल्ट देता है। इसके अलावा लिटमस टेस्ट, तो कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू। टेस्ट इनका कैसा होता है, तो इनका खट्टा होने के बजाय इनका स्वाद जो है वो कसैला होता है, थोड़ा साल्टी नेचर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्षार कहलाते हैं, इनका स्वाद जो है वो कसैला होता है। अगर कसैला टर्म समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको कड़वा कह सकते हैं या फिर आप सावर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन बातें हैं जो आपको जाननी थी बेस के बारे में। अब साल्ट क्या होता है, तो अगर साल्ट की हम बात करें तो साल्ट आपके एसिड प्लस बेस को मिलाने से जो प्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड साल्ट। ठीक है, और अगर हमको मान लीजिए जो हम घरों में यूज करते हैं, तो ऑर्डिनरी साल्ट अगर बनाना है, ऑर्डिनरी साल्ट जिसे NaCl कहा जाता है, ठीक है, साधारण नमक, अगर हम इसे बनाना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। यूपी सुपर टीईटी के पेपर में पूछा भी गया था। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है
कि साधारण नमक जो बनता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनता है, यानी कि दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, किसी एक के स्ट्रॉन्ग होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्षार, अम्ल और लवण, ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई। अब आइए देख लेते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उनमें कौन कौन सा साल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट करते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि जिसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन सी चीज है। जैसे हम बात करें सिरका, हमारे यहाँ डेली लाइफ में घरों में यूज होता है, तो सिरके में कौन सा एसिड होता है? तो सिरके में होता है दोस्तों एसिटिक एसिड। सिरके में कौन सा एसिड होता है दोस्तों? एसिटिक एसिड होता है सिरके में। अब इसके बाद सिरका यानी कि जो आप लोग घरों में यूज करते हैं खाने में, ठीक है, उसको सिरका बोलते हैं, और सिरके के अंदर जो है वो एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आज नहीं पढ़ने वाले यार, आज हम सोच के आए कि आज हम पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है या नींबू में कौन सा आता है? संतरा या नींबू? संतरा या नींबू में कौन से एसिड होते हैं? तो संतरा है, अब मतलब या नींबू नहीं, मतलब आप समझ जाइएगा संतरे और नींबू में। ठीक है, यानी दोनों में अलग अलग होता है, क्योंकि संतरा अलग चीज है, नींबू अलग चीज है, लेकिन दोनों एक ही अम्ल से बने होते हैं जिनका नाम है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, ये आर है, CITRIC, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है, या साइट्रिक एसिड भी पढ़ते हैं कुछ लोग। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों इमली में, इमली या अंगूर, इमली है, अंगूर है, तो इनमें होता है दोस्तों टार्टरिक एसिड। इनमें क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है, तो आपको यह ध्यान रखना है। ओके, जस्ट अ मिनट। सभी लोगों को एक बार फिर से गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है आपके हमारे अपने चैनल नॉलेज हाउस पर, और आज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं पहले से। ठीक है, ओके, तो डाउट्स आपके सारे मैं ऑफलाइन देख लूंगा, आप लोग कर दीजिएगा। चलिए, संतरा या नींबू क्या होता है? सिट्रिक एसिड है। इमली और अंगूर क्या है? टार्टरिक एसिड है। ओके, अब इसके बाद देखिए एसिटिक एसिड किसमें होता है? सिरके में। संतरा और नींबू में सिट्रिक एसिड, इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड। इसके अलावा प्याज में, टमाटर में, हर जगह पाया जाता है। तो प्याज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्याज में होता है सल्फेनिक एसिड। प्याज में कौन सा होता है? सल्फेनिक एसिड। एक नंबर का सवाल पक्का है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टमाटर की, तो टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है दोस्तों? ऑक्जेलिक एसिड होता है। टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड। टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसके अलावा दोस्तों दूध में या खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दूध या आप कह सकते हैं मिल्क में, तो इसमें होता है दोस्तों लैक्टिक एसिड। ये लैक्टो शब्द जो है ना वो दूध से रिलेटेड है। दूध की शुद्धता नापते हैं लैक्टोमीटर से। दूध में कौन सा एसिड आता है? लैक्टिक एसिड। तो इस तरह से जो लैक्टो शब्द आ जाए तो वो आप समझ जाइए लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध से दही बनता है। तो लैक्टो शब्द दूध से लिया है, क्योंकि दूध में जो शर्करा होती है लैक्टोज की, इस वजह से ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन बात करें तो चींटी या बिच्छू के डंक में, चींटी या बिच्छू दोनों के डंक, आपको पता है कि अगर चींटी काट लेती है तो भी, और अगर बिच्छू काट लेता है तो भी उस जगह पर बहुत ज्यादा जलन होती है। तो इन दोनों के जो डंक होते हैं इसमें मेथेनोइक एसिड होता है। मेथेनोइक एसिड होता है। या फिर अगर हम बात करें कि उस मेथेनोइक एसिड के अंतर्गत कौन सा एसिड आता है, तो फार्मिक एसिड। ठीक है, मेथेनोइक एसिड या फार्मिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्याज, टमाटर, मिल्क, चींटी या बिच्छू के डंक, इन सभी में जो जो एसिड होते हैं वो हमने आपको बता दिए। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कच्चे सेब में। सेब भी आप देखे होंगे जो कच्चा सेब होता है वो खट्टा होता है। देखो लिखते रहना, स्क्रीनशॉट लगातार लेते रहना। ठीक है,
तो अब थोड़ा सा हम लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि परीक्षा की तिथि जो है वो नजदीक आ चुकी है। ठीक है, बिल्कुल भी अब जो है वो कोताही नहीं चल पाएगी लगातार, क्योंकि बेटा 10 दिन मात्र बचे। अब आप 28 तारीख आज हो गई है, 11 फरवरी से पेपर है आपका, तो 3 दिन इधर 28, 29, 30, 31 और 10 उधर, यानी 14 दिन है आपके पास। तो अब 14 दिन में आपको दिल लगा के पूरा, और 28 तो आज बीत गई ना, अब तो 12 बजने वाले हैं। अब अगला देखते हैं, इसके बाद क्या होगा, यानी कि सेब, कच्चे सेब की अगर हम बात करें तो कच्चे सेब में मैलिक एसिड होता है। कच्चा सेब, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है मैलिक एसिड। ओके, आपको बस यही इतना याद करना था, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में, पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखते रहना है। ठीक है दोस्तों, जिससे क्वेश्चन बनने का नहीं आना चाहिए। अगला देखते हैं दोस्तों, दूसरी बात यह आती है कि पीएच स्केल क्या होती है, पीएच वैल्यू क्या होती है, और पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म इसका कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, लाइक करते रहिए, देखिए लाइक वाइक नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे, लाइक वाइक करते रहो। देखो भाई, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो। ठीक, लाइक करते रहो अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक, तो वीडियो लाइक करते रहिए सभी लोग। अब देखिए, पीएच वैल्यू का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसी भी अम्ल में या किसी भी क्षार में कितना ज्यादा, मतलब जो चीजें हाइड्रोजन के कितने आयन हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है। अब एक बात करें तो ये एक स्केल होती है जिसमें 0 से 14 तक खाने बने होते हैं। 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, ये स्केल बनी होती है। अब इस स्केल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस स्केल पर थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इधर से करते हैं। ठीक है, यहां 0 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इस तरह से कुल मिला के आपके 11 खाने होते हैं, 14 खाने होते हैं। जैसे एक स्केल होती है आपके पास। अब इस पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर कोई चीज है, यानी कि पीएच स्केल पर अगर किसी चीज का जो पीएच मान है वो ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 7 नंबर पे जो होगा वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल या उदासीन, न्यूट्रल या उदासीन। ठीक है, न्यूट्रल या उदासीन होता है। ठीक, अगला पॉइंट अगर हम बात करें तो इससे कम जो होगा, यानी कि इसके इधर जो होगा वो एसिडिक होगा, और जो इसके इधर होगा वो बेसिक होगा या क्षारीय होगा। यानी कि इधर जो है वो अम्लीय है, उधर जो है वो क्षारीय है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जिसका मान पीएच स्केल पर 7 है वो अम्लीय है, उदासीन है, और जिसका 7 से कम है वो क्या हो जाएगा, अम्लीय, और जिसका 7 से ज्यादा है वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करते हैं कि कुछ पार्टिकुलर चीजों का पीएच स्केल कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि प्योर वाटर यानी कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल आपको पता है कि ना ही अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें, विनेगर। विनेगर यानी कि सिरका, जो अभी हमने बताया, सिरके में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक। तो विनेगर का जो पीएच मान होता है वो 2.5 × 3.4 के बीच में होता है। विनेगर का जो पीएच वैल्यू होता है, नोट करते रहिएगा सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो इस समय, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है मित्रों, चलिए, तो हम बात कर रहे थे विनेगर की। तो विनेगर का 2.5 से लेकर 3.4 तक होता है। ठीक है,
यानी कि नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें वाइन, वाइन यानी कि शराब, तो शराब का जो नेचर होता है वो 2.8 से लेकर के 3.8 के बीच में होता है, यानी जो शराब होती है वो भी आपके एसिडिक नेचर की होती है। अब बात करते हैं दोस्तों मिल्क की, तो मिल्क का जो नेचर होता है वो 6.4 से लेकर के 6.6 तक होता है, यानी कि जो दूध है आपका ये भी एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है समुद्री जल, यानी जो समुद्र का पानी होता है इसका पीएच मान कितना होता है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 8.4, यानी कि 8.5 के आसपास होता है, 8.5 के आसपास होता है अप्रॉक्सीमेट में, और इसका नेचर होता है बेसिक। इसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन सलाइवा, यानी कि मनुष्य के मुंह के अंदर यानी माउथ के अंदर जो लार बनता है, सलाइवा लार, इस लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 से 7.5 तक, यानी कि ये एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। आप अपने मुख के टेस्ट के हिसाब से जान सकते हैं, कभी कभी आपका जो सलाइवा होता है वो एसिडिक होता है एंड एट सम टाइम इट इज बेसिक, यानी कभी कभी अम्लीय कभी कभी क्षारीय होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन यूरिन की, तो ह्यूमन यूरिन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.35 से लेकर के 7.45 तक होता है मित्रों, और यानी कि ये पूरी तरीके से बेसिक नेचर का होता है। ठीक, अगर हम बात करें लेमन का या नींबू की, तो नींबू का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो 2.2 से लेकर के 2.4 तक होता है। आज मैं आप सभी के कमेंट्स नहीं देख रहा हूं, ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैं इतना स्लो बोल रहा हूं, इतना आराम से बोल रहा हूं कि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैच कर लीजिए, जो लोग नहीं लिख पाए हैं फिर से लिख लेंगे। प्योर वाटर का होता है 7.0, यानी कि ये पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है, शुद्ध जल। अगला विनेगर यानी कि सिरका, इसका होता है 2.5 से लेके 3.4 तक, यानी कि ये पूरी तरीके से एसिडिक होता है। अगर हम बात करें वाइन की, तो वाइन का होता है 2.8 से 3.8, यानी कि ये होता है एसिडिक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिल्क की, तो मिल्क का होता है मित्रों 6.4 से 6.6 तक, यानी कि ये होता है एसिडिक। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें सी वाटर, तो सी वाटर होता है आपका 8.4, दैट मीन्स टू से कि ये बेसिक होता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सलाइवा की, तो ह्यूमन सलाइवा में होता है 6.5 से लेकर के 7.5 तक, यानी कि ह्यूमन सलाइवा आपका एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। ठीक, ह्यूमन यूरिन की बात करें तो 4.8 से 8.4, यानी कि यह भी एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकता है। ह्यूमन ब्लड की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन ब्लड वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ह्यूमन ब्लड पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये पूछा जाता है। पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड आपकी होती है 7.35 से 7.45 के बीच। कितनी होती है, 7.35 से 7.45 तक, ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। 7.35 से 7.45 बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है, आपके पेपर में पूछ सकता है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं नींबू की, तो नींबू का जो होता है वो 2.2 से 2.4 तक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ रहा है ना, थम्सअप करके बताते रहो, थम्सअप करते रहिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। कम से कम मैं इतना देख तो रहा हूं, मैं पढ़ नहीं रहा, बाकी देख रहा हूं आपके सारे चीजें। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों। आज मेरे कुछ साथियों को काफी बुरा भी लग रहा होगा कि सर जी जो है वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कभी कभी जो है वो बातें कम काम ज्यादा भी करना पड़ता है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। चलिए, तो आपका सिलेबस खत्म ना हो, पीछे ना हो जाएं आप, इस वजह से हम लोग थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। अब आ जाते हैं कुछ गैसेस फ्यूल्स और उनके कंपोजिशन को देख लेते हैं। ठीक है, कुछ गैसियस फ्यूल्स हैं और उनके कंपोजिशन कौन कौन से हैं इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, गैसीय ईंधन, एवं उनका संगठन, यानी कि संगठन का मतलब कंपोजिशन। गैसेस फ्यूल, गैसेस फ्यूल यानी कि जो आपके गैस से बनने वाले फ्यूल होते हैं। कंपोजिशन यानी कि वो बने किससे हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपने नेचुरल गैस देखा होगा, नेचुरल गैस किससे बनती है, तो नेचुरल गैस जो बनी होती है मित्रों, नेचुरल गैस आपकी बनती है मीथेन, इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से। CH4 प्लस C2H6 प्लस CO2, इन तीनों को मिलाने से आपकी जो है वो नेचुरल गैस बनती है, यानी प्राकृतिक गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड
एथेन और मीथेन को मिलाने से, ठीक है, या आप कह सकते हैं मीथेन, इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने से आपकी जो है वो ये गैस बन जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका यूज कहां होता है, तो इसका यूज घरों में जो है वो ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, दूसरा जो है दोस्तों, दूसरा है आपका प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों प्रोड्यूसर गैस की, तो प्रोड्यूसर गैस आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन के साथ मिलाने से बन जाती है, और प्रोड्यूसर गैस का जो यूज किया जाता है वो कांच यानी कि ग्लास और स्टील के उद्योग में किया जाता है। अगला जो तीसरा है दोस्तों वो है कोल गैस। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कोल गैस की, तो कोल गैस आपकी जो है ये बनती है CH4 यानी कि मीथेन से, CO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन तीनों को मिलाने से जो बनती है उसको बोलते हैं कोल गैस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना सभी को? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला देखते हैं दोस्तों, हमारी सहायता करने के लिए आज जितने साथी मेरे साथ खड़े हैं उन सभी को थैंक यू, ठीक है, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं बात नहीं करूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैं बात नहीं कर पाता हूं तो भी क्लास हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए तो देखते हैं मेरे कितने साथी मेरा सहयोग करते हैं, मेरे कितने दोस्त मेरे साथ हैं इस समय। चलिए, कोल गैस किससे बनती है? CH4CO प्लस H2 से। ठीक है, CH4 CO और H2, समझ में आ रहा है ना? अब बात करते हैं CNG की, इसका इंपॉर्टेंट आता है CNG, पूछा जाता है CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखेंगे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी जब इसी नेचुरल गैस को क्या कर दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है, तो वो CNG बन जाती है या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बन जाती है। और इसको बनाने के लिए, कंप्रेस करने का मतलब है कि इसमें से आपको कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देना है, यानी कि CH4 और C2H6 को मिला दें तो CNG बन जाती है, मीथेन और इथेन को मिला दें तो आपकी CNG बन जाती है। ठीक, अब बात करते हैं वाटर गैस की। इतनी बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। अगला देखते हैं वाटर गैस। अगर हम बात करें मित्रों वाटर गैस की, तो वाटर गैस हाइड्रोजन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलाने से बनती है। वाटर गैस किससे बनती है? वाटर गैस कैसे बनती है मित्रों? हाइड्रोजन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, H2 यानी कि हाइड्रोजन को CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलाने से आपका ये बनता है। और जल गैस का जो प्रयोग होता है ये अल्कोहल बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं गोबर गैस या बायोगैस। बायोगैस या बायोगैस और गोबर गैस की अगर हम बात करें बच्चों, तो बायोगैस या गोबर गैस जो बनती है वो CH4 और CO2 के मिलने से बनती है, यानी मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आज डार्क मार्कर भी ले लिया है, ठीक है, और कोई भी बफरिंग इशू या ऐसा कुछ अभी मुझे दिख नहीं रहा, मेरे सामने स्क्रीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, LPG। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके पेपर में पूछा हुआ है और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक, LPG किससे बनती है? LPG का मुख्य घटक है, ये कई बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला होगा अगर आपने पेपर दिया है दोस्तों, तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। जो आपकी LPG है ये प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण है। ठीक है, इसका जो मतलब कंस्ट्रक्शन होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। जब आप इंटर में केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो IUPAC नेमिंग और इसका स्ट्रक्चर आपने जरूर देखा होगा। ठीक है, यहां पर स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें तो LPG का प्रयोग किसमें होता है? रसोई गैस में, रसोई गैस के रूप में। गोबर गैस भी आप लाइट वाइट जलाने के लिए, रसोई गैस में, वाटर गैस का अल्कोहल के निर्माण में, तो ये सारे इसके यूजेस थे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समझ में आ गया? LPG की गंध का या LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग जवाब देते रहिए, मैं देख रहा हूं क्वेश्चंस, आपके सभी के रिप्लाईज देख रहा हूं। ठीक है, LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें क्या
मिलाया जाता है। ठीक है, तो एथिल मारकैप्टन इसका फार्मूला होता है C2H5SH। ठीक है, इसको बोलते हैं एथिल मारकैप्टन। इसकी एक अजीब सी गंध होती है और जब भी आपके घरों में या किचन में कभी भी एलपीजी गैस का लीकेज होता है तो आपको स्मेल से पता चल जाता है कि कमरे में जो है वो लीकेज हो रहा है और आप खिड़कियां दरवाजे खोल देते हैं और अपने आप की और अपने जान माल की जो है वो सुरक्षा आप कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। इतने से क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं वो सारे के सारे बन जाते हैं। अब आइए कुछ और चीजें देख लेते हैं जो रिलेटेड हैं आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो आपके यहां पर जैसे कुछ और भी ऐसे पदार्थ हैं जिनका यूज जो है वो हम एज अ फ्यूल करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। पूछा जाता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो इसका कह सकते हैं कि हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। ठीक है, भविष्य का ईंधन या फ्यूल ऑफ फ्यूचर। फ्यूल ऑफ फ्यूचर किसे कहते हैं? H2 को या हाइड्रोजन को कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोजन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन जो है वो एसिड बनाने में प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ इसका हम वेल्डिंग में यूज करते हैं, रॉकेट वगैरह में भी ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो सोडियम भी है। सोडियम एक बहुत अच्छा मतलब यौगिक है, एक तरह से तत्व, सोडियम एक ऐसी धातु है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूज है। और सबसे बड़ी बात करें तो सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव माना जाता है। इसी वजह से सोडियम को जो है वो मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सोडियम को किस में डुबो कर रखते हैं, तो सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है। सोडियम को रखते हैं, क्यों? इसकी अत्यधिक क्रियाशीलता या फिर हाईली रिएक्टिविटी के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्यों रखा जाता है, तो आपको बताना है कि इसकी अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण सोडियम को जो है वो हम यहां पर डुबो करके रखते हैं। अब अगर हम बात करें तो सोडियम के बहुत सारे यौगिक हैं जो हमारे यहां यूज किए जाते हैं, हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है NaOH। ठीक है दोस्तों, इसका यूज हम करते हैं साबुन बनाने में या फिर कृत्रिम सिल्क बनाने में। जो साड़ी होती है ना सिल्क, उसको बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों धावन सोडा, तो धावन सोडा का जो प्रयोग हम करते हैं, तो धावन सोडा हम लोग अपने घरों में धावन यानी कि जो वॉशिंग सोडा होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं घरेलू एवं धुलाई के कामों में। जो घर में हम लोग धुलाई उलाई करते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करें इसका फार्मूला क्या होता है, तो Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन खाने का सोडा, यानी कि जो ईडेबल सोडा होता है, आपका खाने वाला सोडा होता है। आप लोग जाते होंगे पंसाड़ी की दुकान पे तो वहां आप लोग लेते होंगे बेकिंग सोडा जिसको बोला जाता है। तो खाने वाले सोडे का जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 होता है खाने वाले सोडे का। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों ग्लाबर्स साल्ट, तो Na2SO4.10H2 यानी सोडियम सल्फेट को ग्लाबर्स साल्ट कहा जाता है। Na2SO4.10H2O, इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि Na2SO4.10H2O को क्या कहा जाता है। इसका नाम होता है दोस्तों ग्लाबर्स साल्ट। ये सब सोडियम से रिलेटेड है। इसका क्या नाम होता है, केमिकल नेम क्या है, औद्योगिक नाम ग्लाबर्स साल्ट। और वैसे क्या पढ़ते हैं, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को हम ग्लाबर्स साल्ट कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका यूज होता है ग्लाबर्स साल्ट का शीशा बनाने में, कागज बनाने में या मेडिसिन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खाने वाले सोडे का तो आप जानते हैं कि ब्रेड वगैरह बनाने में, बेकरी के इस्तेमाल में इसका यूज होता है। अगला अगर हम देखें दोस्तों तो ये पूछा जाता है कई बार
कि सोडियम बेंजोएट क्या होता है, तो NaC7H5O2, NaC7H5O2, NaC7H5O2 इसको बोलते हैं, NaC7H5O2 को बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। और इसका प्रयोग करते हैं हम लोग खाद्य परिरक्षक या फूड कंजर्वर। खाने को सुरक्षित रखने के लिए हम प्रयोग करते हैं इसका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। खाद्य परिरक्षक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं दोस्तों, ये याद रखने वाला है। इसके अलावा अगर दूसरी चीज पूछें तो कई बार ये पूछ लेता है कि नीला थोथा किसे कहा जाता है, तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, CuSO4, ठीक। अगला क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जो ये आपका आपके घरों में जो संगमरमर का पत्थर लगा होता है ये किसका बना होता है, तो जो आपके घरों में संगमरमर या लगता है उसको हम कह सकते हैं कि वो चूना पत्थर का बना होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है CaCO3 होता है। और ये मोती का मुख्य घटक है, यानी कि जो आप लोग मोती देखते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम बात करें फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम के एलिमेंट यानी कि कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग जो है वो हम लोग फलों में को पकाने के लिए। कुछ लोग आज सोच रहे होंगे सर जी जो है वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे, चलिए कोई बात नहीं, आज बात तो नहीं करूंगा, मैंने सोच के रखा है, मैंने क्लास से पहले ही सोच लिया था कि आज मैं बात नहीं करूंगा, और देखते हैं मेरे साथ कितने लोग खड़े होते हैं, ठीक है। चलिए कल फिर बात करेंगे अच्छे से, कल फिर बात करेंगे, ठीक। चलिए क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको हम बोलते हैं CaCO3, ये होता है संगमरमर जिसे हम लोग अपने घरों में जो है वो लगवाते हैं फर्श के रूप में। इसके बाद अगर हम बात करें फलों को पकाने में किनका यूज किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया जाता है। एथिलीन, इथेफान और एसिटिलीन, 4 ये एलिमेंट हैं जिनका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। एथिलीन, इथेफान, एसिटिलीन और कैल्शियम कार्बाइड। एसिटिलीन का अब जो है वो यूज कम होने लगा है, बिल्कुल ना के बराबर होने लगा है, इसलिए अब एसिटिलीन का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि कार्बन एक यौगिक है, आप जानते हैं कार्बन एक तत्व है जिसका यूज किया जाता है हमारे कई सारे चीजों में। तो कार्बन कोयले का मुख्य घटक माना जाता है, और जिस कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन होता है वो है एंथ्रासाइट कोयला, जिसमें 80 से लगभग 95% तक कार्बन होता है। उसके बाद ब्यूटिमिनस है और उसके बाद अलग अलग करके सारे हैं। भारत में ब्यूटिमिनस प्रकार का कोयला होता है, लेकिन एंथ्रासाइट कोयला जो है वो सबसे उत्तम श्रेणी का या टॉप क्वालिटी का कोल माना जाता है या कोयला माना जाता है। अब हम बात करें तो कार्बन के कोयले का तो हम यूज करते हैं एज अ ईंधन, एज अ फ्यूल, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कार्बन से रिलेटेड है और उनका प्रयोग हम करते हैं। जैसे हम बात करें तो हीरा भी कार्बन का एक अपर रूप है, और हीरे का यूज भी हम बहुत अच्छे से करते हैं एज अ कीमती मेटल के रूप में, लेकिन वो अधातु है। हीरा एक प्रकार की अधातु है और सबसे कठोरतम तत्व मान सकते हैं आप हीरा को, यानी सबसे हार्डेस्ट मेटल। अगर पूछ लिया जाए सबसे हार्ड मेटल कौन सा है, धातु कौन सा है, तो धातु के रूप में आप प्लेटिनम को कहेंगे कि सबसे कठोरतम धातु कौन सी है, प्लेटिनम। लेकिन सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है, तो आप हीरे को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का संगठन क्या होता है। ये क्वेश्चन एसएससी के कई एग्जाम में पूछा है, एमटीएस में, सीएचएसएल में और जीडी में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का संगठन क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का संगठन क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का संगठन क्या होता है, तो CaSO4.12H2O कितना होता है, CaSO4.12H2O ये होता है किसका संगठन, आपके कह सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और चीज आती है, जैसे अगर हम कार्बन में देखें तो कार्बन का एक अपर रूप पाया जाता है C14, मैंने कल बताया था आपको आइसोटोप्स के बारे में। तो C14 का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है कार्बन डेटिंग में, ठीक है। अभी मैं कुछ और आइसोटोप्स का यूज आपको बताऊंगा जो आइसोटोप्स हम यूज करते हैं। तो C14 का यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी में, आप कह सकते हैं सॉरी कार्बन डेटिंग में यूज करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग नहीं, कार्बन डेटिंग में किसी पार्टिकुलर चीज की एज पता करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्राफीन कार्बन की पतली परत वाला एक अपर रूप पदार्थ है जिसका प्रयोग हम मोबाइल डिस्प्ले, एलसीडी टीवी, इन सब चीजों को बनाने में करते हैं, ठीक है दोस्तों। मोबाइल के डिस्प्ले है, एलसीडी, एलईडी, इस तरह की जो टीवी है सब बनाई जाती है ग्राफीन की, ठीक है दोस्तों।
पूछा जाता है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है या ड्राई आइस किसे कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है दोस्तों। और कार्बन से द्वारा बनने वाली एक गैस है CO2 जो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस, इन सभी चीजों के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कुछ और आइसोटोप्स के यूज जो हमारे घरों में, हमारे मतलब लाइफ में होते हैं। जैसे हम बात करें तो सोडियम 24, एक होता है सोडियम 24। सोडियम 24 जो है ये रक्त परिसंचरण में अगर कोई बाधा है, यानी ब्लड सर्कुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसे जज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोबाल्ट 60 का या गोल्ड 198, कोबाल्ट का एक होता है 60 बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं हम लोग ब्लड कैंसर यानी कि कैंसर का इलाज करने में। ठीक है, कैंसर का इलाज करते हैं एज अ मतलब रेडियोथेरेपी के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें, और जब हम कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी बोलते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जब हम गोल्ड का यूज करते हैं तो गोल्ड का भी हम यूज कर सकते हैं किसमें? गोल्ड 198 का भी हम यूज कर सकते हैं रेडियो मतलब आई मीन कार्बन उसके कैंसर के इलाज में। कैंसर के इलाज में हम गोल्ड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेडियोथेरेपी मेथड के द्वारा। ठीक, अब बात करते हैं आयोडीन 131। आयोडीन 131, ठीक है, यानी कि आयोडीन का 131वां जो मतलब जैसे C14 होता है, यानी जिसका परमाणु भार 131 हो आयोडीन में, उस आयोडीन को हम यूज करते हैं किसमें? थायराइड ग्रंथि के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक होता है फास्फोरस का भी अपर रूप पाया जाता है, जिसको बोलते हैं फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 पाया जाता है। ठीक है, अब ये बात समझ लीजिए। बाकी इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आपके वैसे भी क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं हैं, तो बस इतना जानना है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो ये कैंसर का पता लगाने के लिए और उसका इलाज करने के लिए, यानी कि टू लोकेट कैंसर, यानी कैंसर का पता लगाने में और उसका इलाज करने में इसका यूज किया जाता है। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ बने रहे उन सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज उन सभी से एक बार और क्षमा याचना है, क्योंकि आज मैं उनके कमेंट्स नहीं पढ़ा हूं, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, तो आज इसलिए मैंने किसी के कमेंट्स नहीं पढ़े, मैंने देखे सभी के। कल जो है हम लोग पूरी तरीके से कमेंट्स देखेंगे, फिर से पढ़ेंगे पुरानी तरीके से। आज देखिए ज्यादा पढ़ाई हुई होगी, बाकी दिनों के मुकाबले आज ज्यादा पढ़ाई हुई होगी। ठीक है, तो इस वजह से आप सभी लोग इसी तरह प्रयास करें। मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा चेंज अपने अंदर भी करता हूं, क्योंकि बातों में जो है वो समय का पता नहीं चलता और क्लासेस जो है वो खत्म हो जाती हैं। चलिए, तो आप सभी को एक बार शुभ रात्रि, एक बार फिर से उत्तम भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र अनुपम आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा जल्दी ही कल एक रोमांचकारी सेशन के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें नॉलेज हाउस। जल्दी ही आपको अभी मुलाकात होगी आपके सुमित सर से। तब तक के लिए शुभ रात्रि। वीडियो देखने के लिए आप सभी का